रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी बीएससी पर स्वागत है। तो गाइस, आज मैं क्लास 10th का दूसरा वीडियो, वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। पहला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं लोड है, आप उसे जाकर देख लीजिए। अगर नहीं देखें तो उसे जाकर आप पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, है ना। इससे आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला वीडियो में मैं पढ़ा दिया था अपरिमेय संख्या तक पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आगे। आज जितना थ्योरी है इसमें, है ना, मतलब जितना 1.1 जितना थ्योरी में बन जाएगा आज मैं उतना पढ़ा दूंगा, है ना। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 करूंगा, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को जानने के लिए आपको इसके पार्ट 1 को देखना पड़ेगा, है ना। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 को जाकर देखिए, परिमेय संख्या बताएं वहां पे, है ना। तो परिमेय संख्या को लिखना है तो 0, 2/5, है ना, 7, 3/8। उसके बाद अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √6, ये सब। तब दोनों संख्या को परिमेय मिला देंगे और परिमेय मिला देंगे तो हो जाएगा वो वास्तविक संख्या, है ना। अब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जब ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर हो, तब उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जब ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर हो तब उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे बताते हैं, ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर हो, जैसे में √-2, √-3, √-4, √-5, √-6, ये सब ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर हो तो काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जाके उच्चतर क्लास में, 11th में, 12th में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। जहाँ काल्पनिक संख्या मिलेगा हम लोग छोड़ के आगे चल जाएंगे। लेकिन अगर काल्पनिक संख्या को आगे हल कैसे करते हैं तो बताते हैं। देखिए, अगर -4 को हल करेंगे, √√√-4 को हल करेंगे तो कैसे होगा कि √-4, इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 गुना -1, है ना। लिख सकते हैं 4 गुना आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल 2, आयोटा स्क्वायर तो 1 आयोटा बाहर, ठीक है। तो
अंडर रूट -4 का मान 2 आयोटा होता है ना। तो काल्पनिक संख्या मतलब क्या? काल्पनिक संख्या मतलब कल्पना लगाना, वास्तविक संख्या नहीं, कल्पना लगाना। नहीं, कल्पना मतलब समझ नहीं आ रहा क्या? कल्पना का थोड़ा सा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कल्पना का देखिए काल्पनिक संख्या कि मान लीजिए कैसे, कल्पना का उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक लड़का है, ठीक, उसने एक बच्चा को क्या कर दिया? उसने एक बच्चा को मारा, ठीक, एक थप्पड़, है ना, एक थप्पड़ मारा, उसका दांत टूट गया। समझिए, एक लड़का है, उसने एक थप्पड़ मारा एक लड़का को, उसका दांत टूट गया। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, है ना। उसकी माँ ने देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है और उसका एक दांत टूट गया है, तो उससे पूछा कि कैसे टूटा? तो बोला जो है ना कि राम ने मारा है। कौन मारा है? राम मारा है। तो बोला कि राम मारा है, और माँ को देख के ज्यादा रोने लगा, है ना। तो ज्यादा रोने लगा तो उसकी माँ क्या समझी? अरे राम लगता है कि ज्यादा मारा होगा मेरे बच्चा को, है ना। हकीकत में था कि इसको एक थप्पड़ मारा गया, एक थप्पड़ उसका दांत टूट गया, या एक मुक्का मारा गया, दांत टूट गया। लेकिन उसकी माँ क्या समझेगी? एक मुक्का में दांत टूटते कहीं, जरूर हर बेटा को बहुत ज्यादा मारा होगा, है ना। तो एक घटना, इसकी मार को देखकर इसकी माँ ने क्या किया? कल्पना किया, है ना, काल्पनिक मार का अंदाजा लगाया, कल्पना किया, वही काल्पनिक संख्या है। हम लोग अगर वास्तविक में रूप को देखता कि नहीं हल्का से इसको छूने पर इसका दांत टूट गया, तो इसकी माँ उतना गुस्सा नहीं होती कि चलो हल्का सा टूट अति किया। लेकिन ज्यादा ये देखी नहीं है ना, सिर्फ कल्पना कर रही है, इसलिए ऐसी काल्पनिक संख्या का ऐसा ही कल्पना किया जाता है। इसे बोलते हैं कल्पना करना, यह काल्पनिक होता है, काल्पनिक घटना था। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे n संख्या से नहीं कटती है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे n संख्या से नहीं कटती, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक को छोड़कर अब जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 28 29 31, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। ये कैसे? देखिए बताते हैं। 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है, 2 अभाज्य संख्या है। उसके बाद जैसे 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है, इसलिए 3 अभाज्य संख्या है। 5 1 से कटता है और 5 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है, इसलिए 5 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 7 1 से कटता है और 7 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है, इसलिए 7 भी अभाज्य संख्या है। 11 1 से कटता है और 11 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है, इसलिए 11 भी अभाज्य संख्या है।
13 1 से कटता है और 13 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है, इसलिए 13 उभा संख्या है। 17 1 से कटता है और जाके 17 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है। परिभाषा भी कहता है जो एक और स्वयं, स्वयं मतलब खुद से, अपने आप से और किसी से नहीं भाज्य होता है। जी हम लोग भाज्य पढ़ेंगे, भाज्य संख्या देख लीजिए। भाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे n संख्या से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे n संख्या से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे भाज्य संख्या है ना जो एक से कटे और स्वयं से कटे और बीच में भी किसी ना किसी से कटे तो भाज्य संख्या। जैसे में पहला भाज्य संख्या होता है 4 और जाके होता है दूसरा होता है 6, तीसरा 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सब भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य संख्या। जी देखिए बताते हैं कैसे, समझिए। 4 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा। 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। देखिए एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है तो अभाज्य होता है, लेकिन एक और स्वयं के अलावे बीच में और चीज कटता है जिसको हम बोलते हैं भाज्य। दिक्कत जब एक और स्वयं से कटता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? अभाज्य। लेकिन यहाँ एक और स्वयं के अलावे और बीच में कट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। दिक्कत। और देखिए 6 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा। 6 भी भाज्य संख्या है। देखिए अगर एक और स्वयं से कटता तो भाज्य बोलते हैं, लेकिन एक और स्वयं के अलावे बीच में और कटा इसलिए हम इसको भाज्य बोल रहे हैं, है ना। जिसे और भी देख सकते हैं 8 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा और 8 से कटा। 1 से कटा और स्वयं से कटा इसलिए इसको भाज्य बोल दिए। लेकिन एक और स्वयं से कटता तो इसको भाज्य बोलते हैं, लेकिन एक और स्वयं के अलावे बीच में और कटा है 2 संख्या से, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। 2 ऑब्जेक्टिव कैसे बताते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन है बता रहे थे? एक नहीं होता है, बोले एक नहीं होता अभाज्य संख्या। कैसे? तो ये 1 से कटा और फिर 1 से कटा, बोले एक और स्वयं, तो एक है ये और स्वयं भी एक है। इसका 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 अलग अलग संख्या से कटना चाहिए, एक से और कोई और संख्या रहता है, इसलिए एक को अभाज्य नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो एक को अभाज्य नहीं होता है। 1 हो जाएगा नहीं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है 4 6 8 9 10, ये सब भाज्य संख्या है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है तो देगा, नोट करके, नोट लेंगे हम लोग कि पहली नहीं सम ऐसी कौन संख्या जो सम भी और अभाज्य भी है ना। सम और अभाज्य संख्या, सम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो, ऐसी कौन संख्या है जो सम संख्या है भी और अभाज्य संख्या है। देखिए दो ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है। पहला नोट हो गया। दूसरा नोट इसे ऑब्जेक्टिव में काम आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है ना। बोलेगा कि पहली सम अभाज्य संख्या और पहली भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा।
पहली अभाज्य संख्या गुना पहली भाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो पहली भाज्य संख्या 2, पहली भाज्य संख्या 4, गुणनफल हो गया 8। पहली भाज्य संख्या 2, पहली भाज्य संख्या 4, इसलिए गुणनफल हो गया 4 दूनी 8। गुणनफल हो गया 4 दूनी 8। चलिए भाई आगे आगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी अभाज्य संख्या, एगो सह अभाज्य संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या है ना, सह अभाज्य संख्या। सह मतलब साथ होता है और जब दो संख्याओं का मौसा 1 हो, है ना, जब दो संख्याओं का मौसा 1 हो तब उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तब उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 हो तब उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2 3 है ना, 4 5, 7 9, 18 25, ये सब 18 25 ये सब सह अभाज्य संख्या है। 2 3 ठीक है, सहभाज्य संख्या है। 4 5 भी सहभाज्य संख्या, बोले 4 तो भाज्य है, 5 भाज्य है, लेकिन दोनों का मौसा एक आया ना, इसलिए दोनों को सहभाज्य बोलेंगे। 7 9 तो 7 अभाज्य संख्या है और 9 भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों का जब मौसा निकालते हैं तो आता है 1, इसलिए इसको हम बोलेंगे सहभाज्य संख्या। उसको बोलेंगे सहभाज्य संख्या। और 18 25, 18 तो भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या, लेकिन दोनों का मौसा निकालने पर 1 आता है, इसलिए दोनों को सहभाज्य संख्या बोलेंगे। एगो होता है जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जब दो अभाज्य का अंतर 2 हो तब उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, क्या है ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये 3 5 दोनों का अंतर 2, 5 7 दोनों का अंतर 2 है ना, 5 में घटाएंगे 3 2, 7 में घटाएंगे 5 2, 13 में घटाएंगे 11 2, 17 में घटाएंगे 19, 19 में घटाएंगे 17 2, 31 में घटाएंगे 29 2, दोनों का भाज्य कितना अंतर, सबका अंतर 2, इसलिए इसको बोल देंगे जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा मतलब 2 है ना, जुड़वा मतलब 2 है ना, तो जुड़वा अभाज्य संख्या। पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग
लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2 4 6 8 10 10 12 14, ये सब क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। ये सब क्या है? सम संख्या है ना? 2 4 6 8 10 12 14 क्या है? सम संख्या है। अब याद रखना क्या है कि सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, जहां m बराबर 1 2 3 4 5। m का मान ये सब है, जहां m बराबर 1 2 3 4 5, जीरो ने एक से। जैसे अगर हम m के मान 1 दे देंगे, m बराबर 1, तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगा? पहली सम संख्या, तो 2 गुना 1 बराबर 2, पहली सम संख्या। m के मान दे दिए 2, तो निकल जाएगा दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या हो जाएगा 2 गुना 2, m के मान 2, तो 2 दूनी 4, दूसरी सम संख्या। m के मान दे देंगे 3, हो जाएगा क्या? तीसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या। तो 2 गुना 3, 3 दूनी 6, तीसरी सम संख्या। तो m के मान देते जाएंगे, अगला सम संख्या मिलते जाएगा। तो सम संख्या याद रखना है कि सम संख्या का व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव आता है कि सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m होता है। सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। चलिए आगे विषम संख्या हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। अब लोग पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है? विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब विषम संख्या है ना? विषम संख्या का व्यापक रूप याद रखना है। विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप 2m + 1 होता है। तो व्यापक रूप का मतलब क्या होगा? व्यापक रूप मतलब क्या होता है? जो सभी जगह हो, है ना? कभी सुनेंगे कि भगवान व्याप्त हैं, है ना? तो भगवान सभी जगह होते हैं, सभी जगह बराबर होते हैं। उसी प्रकार सम संख्या का व्यापक का मतलब हुआ कि सम संख्या का यह जो रूप है ना, सभी जगह बराबर है, हर जगह ही लागू होगा। अब बोलिए m का मान, यहाँ भी m का मान क्या होगा? जहां m बराबर 0 1 2 3 4 5, m बराबर, है ना? अब देखिए अगर m के मान दे देंगे 1, है ना,
तो हमको पहली सम संख्या मिलेगी क्या, पहली सम संख्या क्या, अच्छा m के मान पहले 0 दे देंगे, क्यों 0 शुरू किए ना, तो 2 गुना 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। पहली सम संख्या ना, सॉरी पहली विषम संख्या लिखे ना, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या हो गया 1, m बराबर 1 हो जाएगा दूसरी विषम संख्या क्या, तो 2 गुना 1 प्लस 1, 2 का 2 1 3, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। ये हो गया दूसरी विषम संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उस संख्या से दुगना हो, संपूर्ण होता है। वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उस संख्या से दुगना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे संपूर्ण संख्या, जैसे 6, इसका उदाहरण हुआ 6, 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है ना। तो 6 के अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग देखिए, जिससे 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 वो संख्या डिवाइड होता है उसी को अपवर्तक कहते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 योग हो गया 12, 2 1 3 3 6 6 2 6 12। तो देखिए संख्या 6 था, इसके अपवर्तकों का योग 12 हो गया, तो 6 हो गया संपूर्ण संख्या। यानी एक संख्या और होता है 28, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है और 28 से कटता है और 28 से कटता है। फिर अपवर्तकों को जोड़ेंगे तो 28 के अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग हो जाएगा कितना, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। तो टोटल योग हो गया 28 दूनी, देखिए 1 का 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 28, 28 दूनी 56। तो संख्या 28 था, इसके अपवर्तकों का योग हो गया कितना, 56। तो ये हो गया कौन संख्या, संपूर्ण संख्या। कौन संख्या, संपूर्ण संख्या। 28 एक संपूर्ण संख्या है। किसे, तो जिसके अपवर्तकों का योग हो गया कितना बाबू, 28 दूनी 56। 100 के अंदर में, 100 के अंदर में यही दो संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। 100 के अंदर में यही दो संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। बाकी 100 के अंदर में कोई संपूर्ण संख्या नहीं है। बाकी 100 के अंदर कोई संपूर्ण संख्या नहीं है। 100 के बाद आप लोग कमेंट बताइए कि कौन कौन संपूर्ण संख्या है, तो देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। 100 के बाहर में बड़ा संपूर्ण संख्या बताइए। और संख्या के बारे में हम लोग इतने तक पढ़ेंगे। अब लोग पढ़ेंगे परिमिका, है ना। क्या पढ़ेंगे, परिमिका कि परिमिका किसे कहते हैं। परिमिका, तो परिमिका क्या है, तो यह सिद्ध किया हुआ कथन है। यह सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग इन कथनों को सिद्ध करने में
किया जाता है ना, उसे परिमिका कहते हैं। देखिए समझिए, परिमिका होता है जो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग यन कथन को सिद्ध करने में, जैसे परिमिका और परिमेय में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, परिमेय क्या है, हम इसको अभिगिरित के द्वारा सिद्ध करते हैं, तो यो इसको भी सिद्ध किया हुआ है ना। यह क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन है, सिद्ध किया हुआ कथन है। अब इसकी मदद से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। इसको हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए इसको हम सीढ़ी मानते हैं, उस पर उसको वहां पहुंचने के लिए हम इसको सीढ़ी मानते हैं, और इसकी मदद से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। ये अपने आप में सिद्ध किया हुआ है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर परिमिका देखिए, परिमिका क्या है, जैसे परिमिका के मतलब हम लोग परिमिका के बारे में पहले, परिमिका मतलब सिद्ध किया हुआ कथन है। ठीक है, अब वो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग इक्विड विभाजन परिमिका। इक्विड विभाजन परिमिका, तो कौन विभाजन परिमिका को कौन नहीं जानता, विभाजन परिमिका को हम लोग बहुत पहले जानते हैं, बहुत पहले से। देखिए 8 में भागा दे देंगे 2 से, 3 दूनी 6, घट के आ गया 2, इसको बोला जाता है भाज, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भागफल, इसको बोला जाता है शेषफल। ये सब की जानकारी हम सबको बहुत पहले से थी, है ना, लेकिन यूक्लिड ने इसको एक सुपरिभाषित शब्दों में बता दिया, जिसको हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका। विभाजन के बारे में हम लोग पहले जान रहे थे, है ना। अब यूक्लिड ने इसको सुपरिभाषित शब्दों में, औपचारिक रूप से परिभाषित शब्दों में बता दिया, तो हम उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। तो बताते हैं, कौन नहीं जानता है कि भाज बराबर होता है क्या, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, सब जानता है ना। तो इसको परिमिका मान ली है, ये एक परिमिका ये है ना। अब इसी पर इसको बोलते हैं विभाजन परिमिका, इसको बोला जाता है विभाजन परिमिका। ये की परिमिका है, कैसी परिमिका है, तो विभाजन परिमिका है ना। चलिए देखिए, अब हो गया, अब पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका, यूक्लिड विभाजन परिमिका, है ना। यूक्लिड जो है, अब क्या बताएं, जैसे अभी भाग दिए थे 8 में भागा दे दिए हैं 3 से, 3 दूनी, देखिए तो ऐसे दो गो जब 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तभी हम लोग करेंगे विभाजन परिमिका करेंगे। परिमिका तो सिद्ध किया वो कथन है, अब 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो हम विभाजन करेंगे। तो देखिए क्या कि 2 ऐसे कथन में कैसे लिखें, यूक्लिड इसको कथन में कैसे लिखेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अब ए को, बड़का को ए मान लेंगे, छोटका को बी मान लेते हैं, है ना। यूक्लिड जो है बड़ा को ए मान लेंगे, छोटा को बी मान लेंगे। तो ए और बी दिए रहने पर, है ना, क्यू और आर, 3 दूनी 6, घट के आ गया 2, तो इसको क्यू और आर, क्यू आर 2, क्यू आर आर ऐसी पूर्ण संख्या विद्यमान है कि पूर्ण संख्या विद्यमान है। अब यहाँ पर क्या है, अभी तो ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण, ये भी दोनों पूर्ण संख्या है। अब लोगों को पूर्ण संख्या कैसे, हाँ, है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे होता है ना। जहां आर का मान 0 से बड़ा या तो
जीरो के बराबर या तो बी से छोटा होता है। आर का मान जीरो से बड़ा है तो 1 बराबर और बी से छोटा होता है। जैसे में तो क्या है, जैसे अभी 3 में से भागा दे रहे हैं 8 में, 3 दूनी 6 आ गया 2। तो यहाँ आर का मान क्या है, इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, क्यू बोलते हैं और आर बोलते हैं। आर का मान क्या है, तो जीरो से बड़ा है। आर का मान यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, सस्पल 0 हो सकता है नहीं। तो आर के मान 0, देखिए एक और दे देते हैं। अब ये 7 में भागा दे देंगे 3 से, 3 दूनी 6, सस्पल 1, ए है, बी है, क्यू है और आर है। एक बार पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति में, फिर 3 से भागा दे देंगे 6 में, 3 दूनी 6 है ना। सस्पल देखिए अब तीसरा स्थिति में ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। देखिए आर का मान अभी 0 नहीं है, बी से छोटा है और 0 से बड़ा है। आर के मान बी से छोटा है, 0 से बड़ा है। आर के मान बी से छोटा है और 0 के बराबर है। ठीक है, अब जी क्या है, 0 है या बी से छोटा है, ऐसी स्थिति है। चलिए अब पूर्ण संख्या बारे में बोलें। पूर्ण संख्या जैसे कि जहां की और आर ऐसी पूर्ण संख्या, चलो पूर्ण संख्या विद्यमान है कि देखिए क्या है, 2 है, 1 है, 0 है। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या, शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये तो 0 देखिए पूर्ण संख्या हो गया ना। भागफल में भी पूर्ण संख्या नहीं आया तो भागफल भी शून्य हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे कि 3 से भागा दे देंगे 2 में, भाग लगेगा नहीं लगेगा जी लगेगा, एक बार में नहीं, 0 बार में। तो 0 लगे तो 0 गुना 3 0, शेषफल 2। देखिए भागफल भी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो लिखेंगे नोट करके कि Q और R शून्य हो सकता है। Q और R शून्य हो सकता है। अब देखिए भाई, अब 1 मिनट और इस पे थोड़ा सा कथन यहाँ है। इक्विलिब्रियम विभाजन परिमिका क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के विभाज्यता के बारे में बताता है। इक्विलिब्रियम विभाजन परिमिका 2 धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए हम 3 से भाग देने पर, 3 से देखिए 1 नंबर में 3 से भाग देने पर है ना, जब 3 से भाग देंगे है ना, 3 से जब भाग देंगे तब बी का मान 3 हो जाएगा। बी के मान 3, ए का मान देखिए एक बार दे दिए क्या, 8 दे दिए एक मान, एक बार 7 दे दिए, एक बार 6 दे दिए है ना। तो ए के मान कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना। तो 1 दे दिए, लेकिन बी का मान कितना है, बी का मान 3। तो लिखेंगे 3 क्यू, 3 गुना भागफल कुछ भी रहे, 3 गुना क्यू, शेषफल 2 आया, शेषफल 1 आया, शेषफल 0 आया। तो 3 गुना क्यू प्लस 0, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं एक स्थिति। फिर क्या हो सकता है ये बराबर, तो 3 क्यू प्लस 1, ये क्या है शेषफल, देखिए इस पे चल रहे हैं हम लोग। फिर ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2, देखिए हो गया। अगले 4 से दूसरा स्थिति में पढ़ेंगे। अगर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर क्या होता है, ये बराबर फिर यहाँ होता कि 4 क्यू प्लस शेषफल इसका भी 0 आता, 0। तो 0 तो लिखा तो नहीं है ना, कोई अंतर नहीं होगा। फिर ये बराबर 4 क्यू प्लस 1, शेषफल भी होगा, ये बराबर 4 क्यू प्लस 2, 0 1 2। अभी ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 3, शेषफल 4 होगा नहीं होगा, क्या है यहाँ भाग रहे थे 3 से, शेषफल कितना 0 1 2, 3 से छोटा शेषफल क्या होता है, 20 से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। तो हम 4 से भाग देंगे, शेषफल 4 होगा नहीं, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा।
तीनों तक नहीं होगा जी। आगे देखिए, अगर हम भाग देंगे 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर, बोलिए भाई, तो 5 क्यू, फिर ए बराबर 5 से भागने से शेषफल कौन कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तो नहीं होगा, 5 होगा नहीं होगा, तो ए बराबर 0 लिख दें। अब शेषफल 1 होगा तो 5 क्यू प्लस 1, शेषफल 2 होगा, ए बराबर 5 क्यू प्लस 2, शेषफल 3 होगा, ए बराबर 5 क्यू प्लस 4, 3 दे 3 है 3, ए बराबर 5 क्यू प्लस 2, क्या हो गया, शेषफल हो गया, है ना, क्या, तो शेषफल हो गया। ये हो गया ए का मान, शेषफल जब 5 से भाग देंगे शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, है ना। अभी बोले थे जहां पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं, तो 2m होता है सम संख्या का रूप, 2m होता है सम संख्या व्यापक रूप, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 0 है तो 2m का रूप है ना। तो सम संख्या हो जाएगा, देखिए ये सम संख्या हो गया और ये हो गया सम संख्या, और ये हो गया विषम संख्या का रूप, है ना। एक विषम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है, तो ये हो गया विषम संख्या, है ना। चलिए हम आगे पढ़ेंगे, यही आपका है इक्विल विभाजन परिमिका, है ना। क्या ये सिद्ध किया हुआ कथन है, इसकी मदद से हम और बड़ी बड़ी संख्याओं को सिद्ध करेंगे, जिसका उपयोग और बड़ी बड़ी संख्याओं को सिद्ध करने में उपयोग करेंगे। इक्विल विभाजन परिमिका है। इक्विल विभाजन परिमिका क्या है, तो दो धनात्मक संख्याओं की विभाज्यता के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, विभाज्यता के बारे में बता रहा है ना, कि जब हम 3 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, विभाज्यता के बारे में बता रहा है। अब पढ़ेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, तो यह सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, यह सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है ना। यह सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे, ऐसा हो गया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम जो होता है ना, विभाजन परिमिका को जब हम बार बार दोहराएंगे किसी समस्याओं को हल करने के लिए तो एल्गोरिथम कहला जाएगा। तो विभाजन परिमिका तो बार बार दोहराएंगे, तो परिमिका तो चरण बाय चरण दोहराएंगे, चरणशः, जब समस्या को चरणशः हल किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि चरणशः हल किया जाता है, तो एल्गोरिथम कहा जाता है ना, परिमिका के माध्यम से। देखिए अब इक्विल विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इक्विल विभाजन एल्गोरिथम, जब समस्याओं को हल करने के लिए बार बार इक्विल विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं, जब किसी समस्या का हल प्राप्त करने के
लिए बार बार एकिल्ड विभाजन परिमिका का उपयोग करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जब बार बार समस्याओं को हम समस्या को हल करने के लिए बार बार इक्विल्ड विभाजन परिमिका का उपयोग करते हैं तब उसे हम इक्विल्ड विभाजन परिमिका कहते हैं। देखिए, अब बार बार हम समस्या को कैसे हल करेंगे, क्या समस्या है, देखिए बताते हैं। समस्या है कि देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं इस पे कि 135 और एक किताब दो, तो किताब लो ना, एनसीईआरटी लो पढ़ा तो जब भरते लो काट लेंगे उसको। लो ना कौन लो ना, अच्छा लो अलोक वाला ऊपर में लो पहले। हाँ लो, एक सौ 135 225। देखिए मेरे पास समस्या है ना कि 135 और 225, 135 और 225 का HCF है ना, HCF विभाजन एल्गोरिथम, इक्विल्ड विभाजन में एल्गोरिथम, इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। इस समस्या है। अब इसका समाधान कैसे करेंगे? तो बार बार हम परिमिका का उपयोग करेंगे, बार बार इक्विल्ड विभाजन परिमिका का उपयोग करेंगे, बार बार हल। देखिए तो इसमें पहले बता रहे थे कि इक्विल्ड विभाजन परिमिका क्या है। तो मान लिया कि जो बड़ा रहा तो उसको ए मान लेते हैं, तो मान लिया कि 225 एक बराबर 200 b बराबर 135। जो बड़ा रहा था उसको ए और छोटा रहा उसको बी। हम दो ही धनात्मक पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे। इक्विल्ड विभाजन परिमिका क्या है? तो दो धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता के बारे में बताता है। विभाजक हो गया तो ए बड़ा है बी से, है ना, इसलिए इक्विल्ड विभाजन परिमिका से इक्विल्ड विभाजन परिमिका क्या कहता है? तो कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भागा दे देंगे। देखिए बी से 135 से भागा देंगे 225 में, एक बार में लगेगा, दो बार में नहीं लगेगा, एक बार में 135 घट जाएगा तो 0, 12 में गया 3 तो 9 कट गया। ठीक है, देखिए एक बार हम कर दें इक्विल्ड विभाजन परिमिका, एक बार कर चुके हैं तो इसको लिखेंगे चरण बाय चरण, चरण से हल किया जाएगा। चरण एक ए बराबर क्या? इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू, इसको आर। तो हो गया ए बराबर कितना? 225। तो 225 बराबर बी गुना क्यू होता है। देखिए बी गुना क्यू, तो बी का मान 135 गुना क्यू का मान 1 प्लस आर के मान 90। शेषफल जब तक जीरो नहीं आएंगे, जब तक नहीं आएगा, जब तक हम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो शेषफल को जीरो आना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0, शेषफल कितना है? 90, 0 के बराबर है जी नहीं। हम फिर इक्विल्ड विभाजन परिमिका को दोहराएंगे, कहाँ पर? चरण 2 में, चरण 2। ठीक है, अब जो है ना इसको
ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इन दोनों के बीच इक्वल विभाजन परिमिका होगा। ठीक है, तो 90 से भागा दे देंगे 135 में, 90 से भागा 135 में, तो 90 का 90 है ना, एक बार में लगेगा 5, 13 में गया 4, 9 तो 4, 45 बचा, ये तो कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ ई हो गया ए, बी ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू। तो फिर यहाँ पर से ए का मान ए का मान 135, तो 135 बराबर बी के मान 90, क्यू के मान 1, देखिए क्यू का मान 1 प्लस शेषफल आर का मान 45, तो 45। शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया नहीं, अभी शेषफल 0 नहीं है, लिखेंगे क्योंकि शेषफल कितना है, लिखेंगे 45 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 नहीं, चरण और जाएंगे, चरण अब चरण चल जाएंगे 3, चरण 3, फिर इक्वल विभाजन परिमिका करेंगे, फिर इक्वल विभाजन परिमिका करेंगे। कैसे, अब जो है ना 90 को मान लेंगे ए और बी मान लेंगे 45 को, 45 दूनी 90। ठीक है, आप देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, तो शेषफल 0 हो गया ना, कट गया तो 0 हो गया शेषफल, है ना। तो एक ए हो गया 90, तो लिखेंगे 90 बराबर है ना 90 बी का मान 45, तो लिखेंगे 45 गुना क्यू के मान 2, शेषफल कितना 0, लिख देंगे 0। ठीक है, शेषफल 0 लेकिन चूंकि शेषफल इक्वल टू कितना बाबू बताओ, शेषफल कितना बराबर 0, इसलिए HCF, इसका HCF तो 225 और 135, 225 या 125, 235 जैसे लिख सकते हैं, 135 और 225 कितना आया, तो बी का मान जो होता है HCF कहलाता है 45, यही आंसर है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करना। क्या करें, बार बार क्या करें, इक्वल विभाजन परिमिका को दोहरा रहे हैं, यहाँ एक बार किए, एक बार यहाँ किए, एक बार यहाँ किए, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा जब तक हम इक्वल विभाजन परिमिका को लगाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब दो चीज आया, HCF और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। एक बता देते हैं, HCF और LCM का फुल फॉर्म, तो एच से होता है हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक है, क्या हो गया, एचसीएफ के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखना है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बताएंगे, अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज का हिसाब दे देंगे आप लोग को, है ना। तो जब मेरा वीडियो अच्छा लगे, है ना, पूरा देखिए, अभी तक बोले लाइक करने के लिए, जी लाइक उतने हम करने के लिए बोलते हैं जल्दी, जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर मेरा यूट्यूब परिवार से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा यूट्यूब परिवार से जुड़ जाइए, है ना। अभी परिवार छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, तो आप मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़ जाइए, है ना। और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। हाँ, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक करके चल जाइए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन अच्छा लगे, है ना, दिल पर हाथ रखिए, उसके बाद अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना जितना दोस्त है उसके पास शेयर कर दिए, ताकि आप जैसे फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरों सब उठावे, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे अगला वीडियो में, जय हिंद।